को रौंदने वाले सीन से अपनी नज़र हटा ली। आखिरी चीज़ जो उसने देखी वो थी आसमानी कबीले और पुराने कबीले के बीच का बड़ा समुद्र, खासकर वे 9 खंबे जो अमर भगवान के दायरे का दरवाज़ा बनाते थे। हालांकि अपनी साधना के लेवल के बावजूद वो अभी भी अमर भगवान के दायरे को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अमर भगवान का दायरा वांगलिन की अभी की काबिलियत से कहीं ज़्यादा था। वांगलिन ने तूफानी समुद्र को देखा और काफी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी नज़र अमर एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से गायब हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो फिर से इसी अनजान जगह पर और बड़े से दूसरे पुल पर था। हालांकि जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि हालांकि वो अभी भी दूसरे पुल पर था, लेकिन अब वो लगभग दूसरी तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले की हर चीज़ पुल पार करने में लगे कुछ ही पलों में हो गई हो। ये पहचानना नामुमकिन था कि ये सपना था या हकीकत। हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज को देखते हुए, तीसरे चौथे को देखते हुए, 9वें पुल तक और 9वें पुल के आगे की धुंधली तस्वीर को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत दूर है। उसका दिल भी दूर लग रहा था, जैसे पुल एक ऐसी चोटी हो जिसे कोई भी देख ले और रुक जाए। जैसे ही ये ख्याल आया, ये बहुत बढ़ गया जब तक कि ये वांगलिन के शरीर में भर नहीं गया। ऐसा लगा जैसे कोई आवाज़ उसे वापस मुड़ने और ये जगह छोड़ने के लिए कह रही हो, रुकने के लिए और बाकी 7 पुलों को पार करने की कोशिश न करने के लिए। वांगलिन दूसरे पुल के किनारे पर खड़ा था। उसे दूसरे पुल को पूरी तरह से पार करने के लिए बस एक कदम चलना था। हालांकि बहुत देर बाद भी वो आखिरी कदम उठाने में असमर्थ लग रहा था। समय धीरे धीरे बहुत देर तक बीतता रहा। वांगलिन अभी भी वहीं खड़ा था और शांति से आगे देख रहा था। उसने एक आह भरी जब उसने अपना दाहिना पैर उठाया और दूसरे हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज के पार चला गया। क्या ये खुद से सवाल करना है? अगर किसी का दिल मजबूत नहीं होता, अगर किसी में भगवान को चुनौती देने वाली इच्छा शक्ति नहीं होती, अगर किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, तो शायद वे उस कदम से पीछे हट जाते। वांगलिन ने तीसरे पुल की ओर चलते हुए खुद से कहा। तीसरा पुल बहुत दूर और बहुत पास था, लेकिन वांगलिन 3 दिन तक चला और वो फिर भी पुल पर नहीं पहुंचा। वो 3 और दिन चला और सब वैसा ही रहा। 3 और दिन बीत गए और पुल अभी भी बहुत दूर और बहुत पास लग रहा था। 9वें दिन वांगलिन रुक गया। एक पल सोचने के बाद उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर आई और फिर उसने धीरे से उन्हें बंद कर लिया। उसे अपनी दिव्य इंद्रियां या अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी नज़र और दिव्य इंद्रियां को बंद कर लिया ताकि वो तीसरे पुल की दिशा या जगह को न देखे। फिर वो आराम से आगे बढ़ा। वो एक एक कदम आगे बढ़ा और 9वीं सीढ़ी पर उसने अपने चारों ओर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। हल्की रोशनी उसकी पलकों में घुसती हुई लग रही थी। उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी और वही जानी पहचानी सांस और आभा भी। ये लकड़ी के चिप्स की महक और तंबाकू का तीखापन था। उसके कदम रुक गए। टाइजू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? टाइजू, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगले साल काउंटी का एग्जाम है। तुम्हारा भविष्य होगा या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा। मेरी तरह मत बनो, जो जिंदगी भर के लिए इस गांव में फंस गया है। बस तुम उसे रोज परेशान करते रहते हो। मैं कहता हूँ हमारा टाइजू पक्का एग्जाम पास कर लेगा। ये उसके माँ बाप की आवाज़ें थीं। ये आवाज़ें हज़ारों साल पार करके वांगलिन के सालों तक पहुँच रही थीं। वे इतनी असली थीं और वांगलिन को हज़ारों साल पहले के शांत पहाड़ी गांव में वापस ले आ रही थीं। वांगलिन चुपचाप वहीं खड़ा अपने माँ बाप की आवाज़ें सुन रहा था। अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी जो उसे अपनी आंखें खोलकर अपने माँ बाप को देखने के लिए कह रही थी। लेकिन उसी समय वांगलिन ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो तीसरे हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज पर रुक जाएगा। पहला पुल दुनिया के नियम को किसी की असली आत्मा में मिला देता है। दूसरा पुल किसी को हेवन ट्रैम्पलिंग का नज़ारा देखने देता है। लेकिन सवाल ये था कि क्या उनका दिल इतना मजबूत था? वांगलिन पहले दूसरे पुल के आखिर में पूछे गए सवाल को नहीं समझ पाया था और हिचकिचा रहा था, लेकिन अब वो समझ गया था। ये तीसरा पुल शायद किसी के अंदर के शैतान थे। अगर किसी का दिल पक्का इरादा कर ले और उसकी ज़िंदगी शांत रहते हुए गुजर जाए तो वो तीसरे पुल को पार कर पाएगा। लेकिन एक बार जब वो इंसान अपनी आंखें खोलेगा तो उसे अपने शैतानों का, अपनी जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन तीसरे पुल को पार करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माँ और पिता की आवाज़ें अभी भी उसके कानों के पास थीं और वांगलिन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने अपनी आंखें खोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसके सामने उसने जाना पहचाना घर, जाना पहचाना आंगन, परिवार देखा। जब वांगलिन ने सीक्रेट रूम के अंदर अपनी आंखें खोली तो माउंट गू दाओ के टावर के ऊपर कोहरे में ढकी एक परछाई ने आह भरी। वहां
400 साल हैं। सेलेस्टियल कबीले में 72 आत्माएं आसमान की ओर चीखने और भीख मांगने के बाद शांत हो गई थीं। हालांकि सिर्फ ग्रैंड एम्पायरियन जीओडी को पता था कि क्या हुआ था और उसका दिल परेशान था। वो साधना कर रहा था, लेकिन वो लगातार आंखों में हैरानी और चाहत के साथ आसमान को देखता रहता था। अपनी पूरी जिंदगी में वो उस महान लोक के लिए तरसता रहा, लेकिन वो फिर भी वो कदम नहीं उठा सका। ग्रैंड एम्पायरियन गू दाओ सबसे ताकतवर ग्रैंड एम्पायरियन इसलिए है क्योंकि उसने वो कदम उठाया है। मुझे नहीं पता कि मैं भी कब ऐसा कर पाऊंगा। जीओडी चुप रहा और एक लंबी आह भरने से पहले बहुत देर तक उसके चेहरे पर उलझन थी। माउंट एम्पायर पर हाइजी एक सफ़ेद ड्रेस में पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके कपड़े हवा में नाच रहे थे और उसकी आंखों में झिझक और उलझन थी। पिछली भविष्यवाणी के दौरान उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने जीओडी के बारे में इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसे भी लगा कि ये सिर्फ एक भ्रम है। प्राचीन कबीले में ओरिजिन माउंटेन पर प्राचीन शी शाही राजधानी के बाहर ग्रैंड एम्पायरियन सोंग तियान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उलझी हुई नज़र से दूर देखा और पता नहीं वो क्या सोच रहा था। टीचर, ची मान की झिझकती हुई आवाज़ उसके पीछे से आई। मेरे लिए चुप रहो। सोंग तियान ने मुड़कर ची मान की बातों को बीच में नहीं रोका। वो अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसे सोचना था कि 36 देशों में हो रही उथल पुथल का वांग लिन से कोई लेना देना है। हालांकि उसे नहीं लगता था कि इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा चांस था कि ये वांग लिन ही था। ऐसे में उसे अपने फैसले लेने और सोचने का तरीका बदलना होगा। छोड़ो, मैं उससे मिलने जाकर पता करूंगा। एक पल बाद सोंग तियान की आंखें चमक उठी और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। जैसे ही उसने आसमान की तरफ इशारा किया, एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और चारों तरफ से ताकत इकट्ठा हो गई। जब बादल छट गए तो आसमान में एक बहुत बड़ी दरार फट गई। दरार से एक बड़ा सिर निकला। ये सिर हरा था और इसके 2 सींग थे। ये एक पुराना शैतान था। बहुत सारी काली गैस ने पुराने शैतान को घेर लिया और जैसे ही वो दहाड़ा, दरार से 2 बड़े पंजे निकले। इसने दरार को और भी चौड़ा कर दिया और उसका पूरा शरीर बाहर निकल गया। इसका शरीर 1 लाख फीट ऊंचा था और बाहर निकलने के बाद इसने दहाड़ लगाई और फिर सोंग तियान के सामने घुटने टेक दिए। अपने सामने बड़े पुराने शैतान को घूरते हुए सोंग तियान की आंखें चमक उठीं। उसके बाएं हाथ ने उसके माथे को छुआ और हरी रोशनी की एक किरण पुराने शैतान की ओर निकली और उसकी भौहों के बीच गायब हो गई। सोंग तियान आंखें बंद करके बैठ गया, लेकिन पुराने शैतान की आंखों से एक भयानक रोशनी निकली। जब वो दरार में वापस गया और गायब हो गया तो उसका चेहरा उदास था। जिस पल पुराना शैतान गायब हुआ, वांग लिन ने लुओ हुओ देश में एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें पक्के इरादे से भरी थी और अपने शरीर का साधना लेवल चेक करने के बाद एक पल बाद उसने भौहीं चढ़ा ली। वो बता नहीं पा रहा था कि वो अब किस साधना लेवल पर है। वो पीक वॉइड ट्रिब्यूलेंट पार कर चुका था, लेकिन अभी ग्रैंड एम्पायरियन नहीं बना था। उसे लगा कि तथाकथित ग्रैंड एम्पायरियन उसकी अभी की हालत से आधा कदम दूर है। ये आधा कदम बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन असल में एक बड़ा गैप था जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। आधे रास्ते स्वर्ग में रौंदते हुए वांग लिन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और उसने सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा को देखा, जिसे वो 100 साल से अपनी सोल फायर में रिफाइन कर रहा था। पूर्वजों का श्राप अभी भी बना हुआ था और उसे अपने पिछले साधना लेवल के साथ रिफाइन करना मुश्किल लग रहा था। इस पल उसकी आंखें चमक उठी और उसका दाहिना हाथ सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा की ओर बढ़ा। जब उसने उसे पकड़ा तो उसके चारों ओर की सोल फायर गायब हो गई, सिर्फ आत्मा बची। आत्मा को देखकर वांग लिन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि उसे आसानी से पूर्वजों के श्राप को हटाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जाहिर है इसलिए क्योंकि पूर्वजों का श्राप ज्यादा नहीं बचा था। इसे जीओडी और दूसरों ने शेयर किया था और वो इसे 100 साल से अपनी सोल फायर में रिफाइन कर रहा था। हालांकि फिर भी ये अगर पहले होता तो उसे इसे पूरी तरह से निकालने से पहले 100 और सालों तक अपनी सोल फायर में रिफाइन करना पड़ता। अपनी आंखों में उस अजीब सी नज़र के साथ वांग लिन की बाईं इंडेक्स फिंगर सोल में घुस गई और उसके अंदर की ग्रे गैस को छू लिया। वांग लिन ने धीरे से फुसफुसाया, बिखर जाओ। जैसे ही उसने ये एक शब्द कहा, सीक्रेट चेंबर में एक गड़बड़ी दिखाई दी और वांग लिन की बाईं तर्जनी उंगली के चारों ओर अनगिनत लाइनें दिखाई दी। ये लाइनें सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा के अंदर की ग्रे गैस में घुस गईं। ग्रे गैस का ये ढेर कांपने लगा और फिर तेजी से खत्म हो गया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। पूर्वजों के इस छोटे से हिस्से को इतनी आसानी से हटाने के बाद वांग लिन की आंखें चमक उठीं। अब जबकि पूर्वजों का श्राप गया था तो सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा उनके कंट्रोल में थी।